जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेशवाओं के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेशवा का इतिहास पढ़ा था और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो बाजीराव प्रथम के जो अगले बाद जो पेशवा बनते हैं, जो बाजीराव प्रथम के बेटे थे, जिनका नाम था बालाजी बाजीराव। तो आज हम शुरू करेंगे बालाजी बाजीराव से। देखिए, बालाजी बाजीराव की अगर हम बात करें तो बालाजी बाजीराव एक लौते वैसे पेशवा रहे हैं जिनके समय पर मराठा एम्पायर जो था उसका एक्सपांशन सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव वो पेशवा थे मराठाओं में जिनके समय पर मराठा एम्पायर का एक्सपांशन सबसे ज्यादा हुआ। मराठा एम्पायर उड़ीसा में अटक से लेकर के, सॉरी, पंजाब में अटक से लेकर के और उड़ीसा में कटक तक। ठीक है, ये शुरू से जो सपना हुआ करता था कि हमें मराठा पटाखा जो है बाजीराव प्रथम का, ठीक है, कि हमें मराठा पटाखा जो है वो एक समय अटक से लेकर के और कटक तक फहराना है। तो ये चीज पूरी कब हुई? बालाजी बाजीराव के टाइम पे। देखिए, बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब भी कहा जाता था। ठीक है, और बाजीराव की डेथ के बाद, बाजीराव प्रथम की डेथ के बाद इनके बेटे जो थे, ठीक है, बालाजी बाजीराव, उनको साहू जी ने जो थे अगला पेशवा बनाया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बाद से, ठीक है, इनके बाद से अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे छत्रपति की जो पावर थी ना, ठीक है, छत्रपति महाराज की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती गई। वैसे तो बाजीराव प्रथम के ही टाइम से पेशवा जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो गए थे बालाजी विश्वनाथ के टाइम से। तो धीरे धीरे आते आते पेशवा इतने मजबूत हो गए कि इवन इनके तक आते आते, बालाजी बाजीराव के तक आते आते, पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब कि वैसे तो पहले भी था, लेकिन इनके समय में ये परमानेंट हो गया कि वंशानुगत होगा, मतलब पेशवा का बेटा ही अगला पेशवा बनेगा। ठीक है, तो ये वंशानुगत हो गया था। इसके अलावा बालाजी बाजीराव जो थे, ठीक है, इनके समय में ही 1750 में, 1750 में, ठीक है, एक संधि हुई थी। ठीक है, एक संधि हुई थी। ठीक है, उस टाइम के जो छत्रपति थे, मैंने आपको बताया था 1750 के टाइम पर जो छत्रपति थे वो थे राजा राम द्वितीय, राजा राम सेकेंड। ठीक है, वो छत्रपति हुआ करते थे और पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी जिसको बोला गया संगोला की संधि, संगोला ट्रीटी। ठीक है, तो 1750 में बालाजी बाजीराव और उस टाइम के तत्कालीन छत्रपति राजा राम द्वितीय, राजा राम सेकंड के बीच में एक संधि हुई जो कि कहा गया संगोला की संधि। और इस संधि के माध्यम से, मतलब इस संधि के उससे ये तय हो गया कि अब जो रियल पावर्स होंगी मराठास में वो किसके हाथ में होंगी? पेशवा के हाथ। मतलब अब एक तरीके से मराठा एम्पायर का सरताज कौन बन गया? पेशवा बन गया। ठीक है, और जो छत्रपति हैं, ठीक है, जो छत्रपति महाराज हैं वो क्या बन गए? नॉमिनल हेड हो गए। देखिए, पहले क्या था? छत्रपति के कहने पर पेशवा चलते थे, चाहे वो बाजीराव प्रथम ही क्यों ना हो, वो छत्रपति के कहने पर चलते थे। लेकिन संगोला की संधि के बाद से, ठीक है, ये हो गया कि अब पेशवा जो हैं, मराठा एम्पायर किस तरीके से चलेगा ये तय अब पेशवा करेंगे, छत्रपति नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि छत्रपति की पोजीशन धीरे धीरे कमजोर हुई, उसी से पेशवा क्या हुए? मजबूत हुए। ठीक है, और 1750 तक आते आते जो बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने संगोला की संधि करी किसके साथ? उस टाइम के छत्रपति राजा राम द्वितीय के साथ। और इसमें यह तय हो गया कि पेशवा जो होंगे वही मराठा एम्पायर के रियल हेड होंगे। रियल मतलब वास्तविक सर्वे सर्वा वही होंगे, और जो छत्रपति होंगे वो नॉमिनल होंगे। और अब मराठाओं में जो कुछ भी चलेगा, ठीक है, वो कौन तय करेगा? सिर्फ और सिर्फ पेशवा तय करेगा। ठीक है, तो पेशवा जो हो गए वो एक तरीके से रियल पावर उनके हाथ में आ गई। ये किसके टाइम पे हुआ? बालाजी बाजीराव के टाइम पे। अब देखिए, बालाजी बाजीराव जो थे ना, ठीक है, वो काफी बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। मतलब कि उनका जो महत्वाकांक्षा थी वो बिल्कुल चरम लेवल पर थी। मतलब उनको ये था कि मराठा राज्य को
एक तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना है और मराठा साम्राज्य का जितना ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो सके वो हमको करना है। और हुआ भी इनके टाइम पे कि बालाजी बाजीराव के ही टाइम पे मराठा एम्पायर का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि इन्हीं के शासनकाल में मराठा एम्पायर बुरी तरीके से टूटे भी थे। आगे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है, किन कारणों से इनका जो था, इनके जो एक्सपांशन की जो पॉलिसी थी या जो महत्वाकांक्षा थी वो इन्हीं पर भारी पड़ गई। आगे मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव ने सबसे पहले तो पेशवा का जो पद था उसको वंशानुगत बनाया। दूसरा, पेशवा को सारे पावर अब मिल गए, रियल पावर्स, संगोला की संधि के मुताबिक, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य जो था उसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है। इवन ये बालाजी बाजीराव वही पेशवा हैं जिन्होंने हिंदू पद पातशाही हिंदू पातशाही हिंदू पातशाही का जो हिंदू पद पातशाही धर्म जो था या जो नियम था उसका उल्लंघन इन्होंने ही किया था। बालाजी बाजीराव वो पेशवा थे जिन्होंने शिवाजी का जो हिंदू पद पातशाही वाला जो सिद्धांत था, ठीक है, उसको वायोलेट किया था। कैसे? जो शिवाजी का हिंदू पद पातशाही वाला जो उनका जो वो था नियम था वो ये था कि अगर कोई भी राज्य जिसमें हिंदू रूलर है, ठीक है, तो मराठा जो हैं उन शासक पर या उस राज्य पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरा, उनसे कोई चौथ या सरदेशमुखी वसूल नहीं किया जाएगा। जो हिंदू राजा है, जो कौन सा राजा है? हिंदू राजा है, ठीक है। और जब भी कभी कोई मुसलमान या इस्लामिक रूलर अगर उस हिंदू रूलर के ऊपर आक्रमण करेगा तो मराठा उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। ये उनका हिंदू पद पातशाही का नियम था जो शिवाजी ने बनाया, ठीक। और जिसको सही तरीके से फॉलो किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने। मैंने आपको बताया था बुंदेल वंश के एक शासक थे छत्रसाल बुंदेला, ठीक है। छत्रसाल बुंदेला को जब उस टाइम पर मुगल सम्राट, मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला का इलाहाबाद का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बंगस खान, ठीक। तो जब मोहम्मद बंगस खान ने उनकी राजधानी को, पन्ना को पूरी तरीके से घेर लिया था तो उस टाइम पर उन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी। और चूंकि हिंदू पद पातशाही इनके ही पूर्वज जो हैं ये नियम बना के गए थे तो इसको फॉलो करते हुए बाजीराव प्रथम आते हैं, छत्रसाल बुंदेला मोहम्मद बंगस खान को हराते हैं और यहीं पर इनकी मुलाकात मस्तानी से होती है, ठीक है। बाजीराव मस्तानी आप पिक्चर देखिएगा उसमें यही दिया हुआ है, ठीक। तो बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का जो नियम था उसको तो फॉलो किया, लेकिन बालाजी बाजीराव ने इस चीज को फॉलो नहीं किया बल्कि इसके विपरीत चला गया, और यही इसके सबसे बड़े पतन का कारण भी बनेगा। देखिए क्या होता है जब आप एक साम्राज्य को के साथ खड़े होते हैं तो जब भी कभी आपके ऊपर जब मुसीबत आती है ना तो वो भी आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब आप उसको परेशान करते हैं, ठीक है, अपने चरम सीमा पर, और फिर जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तभी वो उस टाइम पर क्या करेगा? आपको धोखा देगा। और यही हुआ यहां पर। इन्होंने हिंदू पद पातशाही का जो धर्म था उसका उल्लंघन किया, और इवन जो राजपूत राजा थे, मतलब जो राजपूत थे या हम कहें जो जाट राजा थे, ठीक है, उनसे भी इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी वसूलना शुरू कर दिया। मतलब आप सोचिए कि जो हिंदू राजाओं के लिए शिवाजी की सोच थी कि हम कभी भी इन पर आक्रमण नहीं करेंगे, इनसे टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि इनके ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम उसकी सहायता करेंगे। तो राजपूत और जाटों से, अब चूंकि ये हिंदू राजा थे, राजपूत हो चाहे जाट हो, ये कौन थे? हिंदू राजा थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनसे भी क्या किया? चौथ वसूलना शुरू कर दिया। मतलब चौथ उनसे भी लेना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब देखिए जाहिर सी बात है चौथ कोई अपनी खुशी से तो देगा नहीं,
तो कहीं ना कहीं जो ये राजा थे, राजपूत हो या जाट हो, ये इनसे बहुत ज्यादा खफा हुए। बालाजी बाजीराव का जो एटीट्यूड था, मराठाओं का जो उस टाइम पर एटीट्यूड था, वो इतना खराब था कि जब वाकई मराठाओं को जरूरत पड़ी तीसरे पानीपत के युद्ध में, तो ना राजपूतों ने इनका साथ दिया, ना जाटों ने इनका साथ दिया। क्योंकि भाई एक समय आप गुंडाई कर रहे थे, अब आपको जरूरत पड़ी तो आप हमसे सहायता मांग रहे हैं, तो अब वो सामने वाला सहायता क्यों करेगा? भाई अगर आपने हिंदू पद पातशाही का सम्मान रखा होता, अगर आपने हिंदू पद पातशाही का सम्मान रखा होता, तो ये 100% आपका साथ देते, चाहे वो राजपूत होते चाहे जाट होते, वो आपका साथ देते, क्योंकि आप उनके समय पर खड़े हुए। लेकिन जब आपने उस नियम को ही तोड़ दिया और आप खुद ही वसूल करने लगे उनसे चौथ, तो उनको फिर लगा फिर ठीक। तो इन्हीं के समय पर हिंदू पद पातशाही धर्म का उल्लंघन हुआ, जिसके तहत राजपूतों से और जाटों से भी अब चौथ वसूलना शुरू कर दिया गया। ठीक। इसके बाद क्या होता है 1757 में, अगर हम बात करें तो 1757 में अफगान का एक शासक होता है जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ये इसका एक एम्पायर हुआ करता था अफगानिस्तान में, जिसको कहते थे दुर्रानी एम्पायर। तो अहमद शाह अब्दाली को इसीलिए दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था। ठीक। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है। देखिए, मराठा अब धीरे धीरे इस बात को समझ चुके थे कि अब दिल्ली में मुगल बादशाह कोई बहुत स्ट्रांग रह नहीं गया। औरंगजेब के बाद से मुगलों का जो पतन था वो धीरे धीरे शुरू हो गया। तो एक तरफ मराठे भी इस उम्मीद में थे कि कब हम दिल्ली की सत्ता पलटे और दिल्ली पर हमारा अधिकार हो जाए। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी ये सपना विरोह हुआ था कि मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो रहा है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। ठीक है। तो इसीलिए 1757 में दुर्रानी साम्राज्य के रूलर अहमद शाह अब्दाली, ठीक, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली के ऊपर अटैक करेंगे, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो दिल्ली में उस टाइम पर मुगल बादशाह था उनको हटाएंगे। ठीक है। और उनकी जगह पर अपना ही एक पपेट मुगल बादशाह बिठाएंगे, आलमगीर सेकंड। ठीक। तो आलमगीर सेकंड जो बैठते हैं, आप याद करिए 1758, ठीक है, 1757 के टाइम पर कौन थे? आलमगीर सेकंड। ठीक है। आलमगीर सेकंड क्या थे? मुगल एम्पायर। ठीक। तो जब ये आलमगीर सेकंड को बिठाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद देखिए मुगलों में दो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, याद करिए आप। सैयद ब्रदर्स ने ये पोस्ट रखी थी अपने पास। एक इनका होता था वजीर और दूसरा होता था इनका मीर बख्शी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मुगलों में हुआ करती थी, एक वजीर और एक मीर बख्शी। ठीक है। तो मीर बख्शी और वजीर, ठीक है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। तो जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया दिल्ली पर, तो एक तो जो मुगल एम्परर था उसको मजबूर कर दिया, और उसको ये करने पर मजबूर कर दिया कि शासन भले ही आप करो, लेकिन आपका वजीर कौन होगा और मीर बख्शी कौन होगा ये हम तय करेंगे। मतलब अहमद शाह अब्दाली ने मुगल बादशाह से ये कहा कि साहब आप अपना शासन चलाते रहो, लेकिन आपका वजीर और आपका मीर बख्शी कौन होगा ये हम तय करेंगे। ठीक है। तो वो तैयार हो गया, उसने कहा चलिए आपको जो करना है आप करिए, क्योंकि वो उस हैसियत या उस काबिल ही नहीं था कि वो अहमद शाह अब्दाली से लड़ सके। तो उस टाइम पर 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने वजीर जो है वो इमादुल मुल्क को बनाया। इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाया, मतलब मुगल साम्राज्य का, मतलब ये अपना वजीर अहमद शाह अब्दाली ने बिठाया। तो जो वजीर बनाया वो किसको बनाया? इमादुल मुल्क को। ठीक है। और जो मीर बख्शी बनाया, मीर बख्शी मतलब जो मुगलों का सैन्य अधिकारी हुआ करता था, वो किसको बनाया? नजीबुद्दौला। ठीक है। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक रखना है इमादुल मुल्क, ठीक है, एक रखना है इमादुल मुल्क। ये कौन था? वजीर था। ठीक है। और मीर बख्शी किसको बनाया था? नजीबुद्दौला। ये याद रखिएगा, ये नजीबुद्दौला जो था ना, ये सबसे प्रमुख जो है, एक तरीके से कहा जाए तो
तीसरे पानीपत के युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी थी वो नजीबुद्दौला ने लिखी थी। मतलब जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था उसके पीछे जो शख्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा वो होगा नजीबुद्दौला। ठीक, अब देखते हैं कि नजीबुद्दौला को मराठाओं से प्रॉब्लम क्या थी। देखिए 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और इमादुल मुल्क को वजीर बना दिया और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी। ठीक, अब जब ये बात बालाजी बाजीराव को पता चली, देखिए बालाजी बाजीराव खुद सपना देख रहे थे कि भाई हमें तो दिल्ली फतेह करनी है और ये ऑलरेडी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहा कि भैया इसको काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसे इस तरीके से हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते। तो अहमद शाह अब्दाली के जाने के बाद, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया मराठाओं ने। ठीक है, उस टाइम पर मराठाओं के सेनापति थे वो थे रघुनाथ राव। उस टाइम पर सेनापति कौन थे, रघुनाथ राव। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने क्या किया था, उस टाइम पर दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली और पंजाब में। ठीक है, और दिल्ली से सबसे पहले किसको भगाया इन्होंने, सबसे पहले जो भगाया वो भगाया नजीबुद्दौला को। ठीक है, मतलब नजीबुद्दौला मीर बख्शी था। ठीक है, तो जब 1758 में मराठाओं ने आक्रमण किया, ठीक है, तो उस टाइम पर दिल्ली से किसको भगाया, नजीबुद्दौला को। ठीक है, दिल्ली से किसको भगाया, नजीबुद्दौला को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर, ठीक है, देखिए जब 1757 ने अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है, तो उस टाइम पर अहमद शाह अब्दाली का ही एक बेटा था। ठीक है, इसी का एक बेटा था अहमद शाह अब्दाली का। क्या नाम था उसका, तैमूर शाह। ये नाम याद रखिएगा। तो अहमद शाह अब्दाली का एक बेटा था तैमूर शाह। ठीक है, तो तैमूर शाह को पंजाब का गवर्नर बनाया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जब 1757 में आया तो उसने, देखिए जो वजीर था वो तो इमादुल मुल्क को बनाया, मीर बख्शी किसको बनाया, नजीबुद्दौला को, और जो पंजाब प्रोविंस था, ठीक है, उसका गवर्नर किसको बनाया, तैमूर शाह को। ठीक, तो जब मराठाओं ने दिल्ली और पंजाब पर आक्रमण किया तो दिल्ली से इन्होंने नजीबुद्दौला को बाहर कर दिया। ठीक है, और जब इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया तो वहां से तैमूर शाह को निकाल दिया। ठीक है, तैमूर शाह कौन था, अहमद शाह अब्दाली का बेटा। ठीक, अब एक बात आप समझिए कि तैमूर शाह जो गवर्नर था पंजाब का, जब मराठाओं ने 1758 में आक्रमण किया, ठीक है, तो सबसे पहले तो सेनापति नजीबुद्दौला को हटाया, उसके बाद फिर पंजाब के गवर्नर तैमूर शाह को हटा दिया। अब आप सोचिए किसी राजा के बेटे को अगर आपने हटा दिया है गद्दी से, तो वो राजा क्या इस बात को सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा। तो एक तैमूर शाह को पंजाब से हटाना ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था तीसरे पानीपत के युद्ध के लिए, क्योंकि इसने अहमद शाह अब्दाली को और ज्यादा एग्रेसिव कर दिया। ठीक, और उसके इसी एग्रेशन को हवा दी नजीबुद्दौला ने। नजीबुद्दौला ने, क्योंकि नजीबुद्दौला को भी हटाया गया, ठीक है, मराठाओं के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि नजीबुद्दौला भी खिसियाया हुआ था मराठाओं पे। ठीक है, देखिए मराठाओं से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब इनको हटाया गया, ठीक है, तब फिर क्या होने लगा, इनको प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तब नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पर और दिल्ली से लेकर के पूरा साउथ तक आप फतेह मारिए और मराठाओं को खत्म करिए। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पर अगर हम बात करें तो जब मराठाओं ने आक्रमण किया तो दिल्ली और पंजाब दोनों जीत लिया था। तो आप सोचिए कि मराठाओं का जो साम्राज्य जिसका सपना था कि अटक से लेकर के और कटक तक, ठीक है, वो सपना किसने पूरा किया, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के टाइम पर मराठाओं का मैक्सिमम एक्सपांशन हुआ, अटक से लेकर के कटक, पंजाब पर किसका कब्जा हो गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, मराठा साम्राज्य कटक से लेकर के और अटक तक पूरा फैल गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनका जो जो मराठा थे, ठीक है, इनकी समस्या जो थी वो हैदराबाद के निजाम के साथ भी लगातार चल रही थी। ठीक है, मतलब जो हैदराबाद का निजाम थे उनसे भी लगातार क्या चल रही थी, समस्याएं चल रही थी। लेकिन बालाजी बाजीराव ने ही निजाम की सेना को, ठीक है,
दो युद्ध हुए थे इनके बीच में, ठीक है। एक था सिंध खेड़ का युद्ध। देखिए निजाम और इनके बीच में भी युद्ध हो रहा था, एक हुआ था सिंध खेड़ का युद्ध, ठीक है। तो एक सिंध खेड़ का युद्ध हुआ था और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था उदयगीर का युद्ध, उदयगीर का युद्ध। तो एक सिंध खेड़ का युद्ध हुआ और दूसरा उदयगीर का युद्ध हुआ 1757 और 1760 में। 1757 में सिंदखेड़ का युद्ध हुआ और 1760 में उदयगीर का युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों में इन्होंने निजाम की सेना को हरा दिया। और इन दोनों युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? यही जो है, यही जो बालाजी बाजीराव है, ठीक है, इनके एक चचेरे भाई हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। अभी आपको पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठाओं की तरफ से जो वास्तविक सेनापति रहेंगे मराठाओं के, वो रहेंगे सदाशिवराव, ठीक है, सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। तो सदाशिवराव ने ही सेनखेड़ा और उदयगीर के युद्ध में निजाम की सेना को पराजित किया, ठीक है। और इनके बीच में एक संधि हुई जिसके परिणाम स्वरूप अहमदनगर हो, दौलताबाद हो, बीजापुर हो, ये सारी टेरिटरीज किसको मिल गई? मराठाओं को मिल गई, ठीक है। तो इनके समय पर एक तो अहमदनगर, ठीक है, उसके अलावा बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के अलावा दौलताबाद, ठीक है, ये सारे क्षेत्र किसको मिल गए? मराठाओं को मिल गए, ठीक है। सारे क्षेत्र किसको मिल गए? मराठाओं को मिल गए। तो आपको समझ में आया ये चीजें? देखिए, तो ये थे बालाजी बाजीराव, ठीक, तो आपको समझ में आया। देखिए बाजीराव की डेथ के बाद बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया साहू जी ने, उस टाइम के छत्रपति थे। अब बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्हीं के समय में पेशवा का जो पद था वो हेरिडेटरी हो गया था, मतलब वंशानुगत, ठीक। इन्होंने ही 1750 में संगोल की संधि करी, जिसके तहत सारी रियल पावर्स किसको मिल गई? पेशवा को मिल गई, ठीक है। और जो छत्रपति रहे वो नॉमिनल हेड हो गए, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पर मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। आप सोचिए पंजाब तक इन्होंने जीत लिया, ठीक है। इसके बाद अहमदनगर, दौलताबाद, ये सारे रीजन जो साउथ के थे वो भी सब इन्होंने जीत लिए, ठीक है। अब इनके समय पर इन्होंने हिंदू पद पातशाही का जो धर्म था उसका उल्लंघन किया और राजपूत और जाट चैदान राजा थे उनसे भी क्या करना लगे? चौथ वसूलने लगे, ठीक है। इसके बाद फिर 1757 में अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुर्रानी साम्राज्य अफगानिस्तान का राजा था, उसने दिल्ली पर आक्रमण करके वहां के मुगल बादशाह को मजबूर कर दिया कि आपका जो वजीर है और मीर बख्शी है ये हम तय करेंगे। और इसी टाइम पर अहमद शाह अब्दाली ने अपना वजीर बिठाया जो था इमाद उल मुल्क, और अपना एक मीर बख्शी बिठाया जिसका नाम था नजीबुद्दौला, ठीक है। अब इसी टाइम पर अहमद शाह अब्दाली का एक बेटा था जिसका नाम था तैमूर शाह, इसको क्या किया गया? पंजाब का गवर्नर बनाया गया। तो इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली का इन्फ्लुएंस जो है वो दिल्ली तक आ गया। अब जब ये बात बालाजी बाजीराव को पता चली तो उनको ये लगा कि यार इसको रिटेलिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये क्या करेगा? दिल्ली पर कब्जा कर लेगा, और दिल्ली इनको भी चाहिए थी, ठीक है। तो 1758 में इनकी सेना ने आक्रमण किया, ठीक है, और पंजाब से तैमूर शाह को और दिल्ली से नजीबुद्दौला को भगा दिया, ठीक। अब इस बात की खुन्नस दोनों में थी, ठीक है। एक तो तैमूर शाह जो था अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली इस बात को लेकर के भी बहुत नाराज हुआ। और इसके अलावा नजीबुद्दौला तो खिसियाया था ही मराठाओं से, तो इसने भी क्या किया? आग में घी का काम किया, ठीक है। मतलब अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण तो करना था, लेकिन उसमें भी आग में घी डालने का काम किसने किया? नजीबुद्दौला ने। इसीलिए कहा जाता है पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसका एक बहुत बड़ा कारण नजीबुद्दौला भी था, ठीक है। तो ये चीजें हुई, ठीक है। तो जब अब इससे क्या हुआ? देखो मराठा साम्राज्य पंजाब तक पहुंच गया, मतलब कि ये कहां तक पहुंच गया? अटक से लेकर के कटक तक, क्लियर। इसके बाद फिर इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं हो रही थी, इनकी लड़ाई इधर भी निजामों के साथ चल रही थी, हैदराबाद के, जिनको दो युद्ध, एक था सिंध खेड़ का युद्ध और दूसरा था उदयगीर के युद्ध। इन दोनों युद्धों में पराजित किया मराठाओं ने। मराठाओं की तरफ से जो सेनापति थे वो थे सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। यही अभी पानीपत के तीसरे युद्ध के भी वास्तविक सेनापति होंगे, सदाशिवराव भाऊ,
ठीक है, इनके चचेरे भाई थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर। ठीक, तो अब इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, जब 1757 और 60s में, ठीक है, जब इन्होंने निजाम को हरा दिया, तब संधि के मुताबिक अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और बीजापुर, ये सारे जगह किसको मिल गई? मराठ। क्लियर हुआ? ठीक, तो बालाजी बाजीराव समझ में आए आपको? ठीक, तो बालाजी बाजीराव के बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। 1740 से लेकर 1761 तक ये पेशवा रहे। सबसे पहले तो बाजीराव की डेथ के बाद साहू जी ने बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब कहा जाता था, उनको पेशवा बनाया। इसके अलावा पेशवा की जो पोस्ट थी वो इनके समय में हेरिडेटरी हो गई। 1750 में बालाजी बाजीराव ने ट्रीटी ऑफ संगोला साइन करी, किसके साथ? छत्रपति राजाराम सेकंड के साथ, जिसके तहत पेशवा जो हो गए वो अब डिफेक्टो सुप्रीम हो गए। ठीक है, मराठा इनके समय पर सबसे ज्यादा एक्सपांड हुए। ठीक, मैंने आपको बताया कि इन्होंने तंजौर और उड़ीसा, ठीक है, यहां से भी चौथ वसूल करना शुरू कर दिया था राजपूतों से और जाटों से। इन्होंने हिंदू पद पातशाही रिलीजियन को वायलेट किया। इसके बाद बात करें तो 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पे। ठीक है, और आलमगीर सेकंड को मजबूर किया कि इमादुल मुल्क को आप वजीर बनाओ अपना, और नजीबुद्दौला को क्या बनाओ? मीर बख्शी। और इनका बेटा जो था तैमूर शाह, इसको क्या बनाया गया? पंजाब का गवर्नर। जब ये सारी बातें बालाजी बाजीराव को पता चली, तो 1758 में मुगल कमांडर रघुनाथ राव ने अटैक किया, ठीक है, दिल्ली और पंजाब में, और वहां से किसको किसको भगाया? तैमूर शाह और नजीबुद्दौला को। ठीक है, और इसकी जगह पर इन्होंने अदीना खान और साबाजी सिंधिया को बना दिया था। ठीक है, मतलब कि साबाजी सिंधिया को बना दिया था पंजाब का गवर्नर, और अदीना खान को क्या बना दिया था? मीर बख्शी। और उसके बाद क्या हुआ? मराठे वापस डेक्कन लौटे। ठीक है, इस तरीके से मराठा एम्पायर जो था वो कटक से लेकर के अटक तक क्या हो गया? पूरा फैल गया। ठीक, इसके बाद बात करें तो बालाजी बाजीराव ने एक ट्रीटी साइन करी थी, भल्की की संधि 1752 में। ठीक है, बिफोर द निजाम एंड डिफीटेड द निजाम इन द बैटल ऑफ सिंदखेड़ एंड उदयगीर 1757 एंड 1760 एडी। ठीक है, तो 1757 और 1760 में सिरहंद सिंदखेड़ के युद्ध में और उदयगीर के युद्ध में इनको खत्म किया, जिसके तहत पेशवाओं का जो हो गया, अब अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर और बीजापुर, सब जगह अब क्या हो गया? इनका कंट्रोल हो गया। ठीक है, ये थे बालाजी बाजीराव। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, हम पढ़ेंगे कल किस तरीके से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है, इसका परिणाम क्या रहा। ठीक है, इसके कारण क्या थे। भाई रीजंस भी जानना होता है कि हमें, देखिए किसी भी युद्ध को आप जब पढ़ते हैं तो उसके पीछे के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो कारण हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा हमें इनका परिणाम पढ़ना है कि इनका रिजल्ट्स क्या रहा। और रिजल्ट्स में जैसा कि हम सब जानते हैं कि तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठा जो है वो हारे थे, अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक है, तो मराठा क्यों हारे थे उसके पीछे के भी कारण हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और उसके बाद जो पेशवाज आएंगे, ठीक है, वो लाइन से हम करते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद एंग्लो मराठा वॉर। ठीक, तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, और आपको अगर कोई भी चीज़ में डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ओके, सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।